क्लास 12th का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नाम जिनका आ रहा है वो है ओरस्टेड का। ठीक है, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या देखते थे, उन्होंने क्या चेक किया कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं और इसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं। मैग्नेटिक नीडल को और किस नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से जानते हैं। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है। मैग्नेट जैसा बिहेव ना करके हम लोग बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ये ओरस्टेड ने कहा। ठीक है, उन्होंने और भी क्या देखा कि जैसे करंट का डायरेक्शन उल्टा करते थे तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाता था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी को देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर 2000 ईयर्स। 2000 साल से हमें उनके बारे में पता है। पर एक लेक्चर के दौरान डेनिस फिजिस्ट जो थे ओरस्टेड ने, मतलब 1820 में, उन्होंने क्या देखा कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में रखते हैं तो जो मैग्नेट होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन शो करता है तो उन्होंने क्या कहा कि इस तार के चारों ओर एक इमेजिनरी सर्कल मान लिया और उस पूरे इमेजिनरी सर्कल पर किसी भी जगह पर रखने पर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि एक इमेजिनरी सर्कल एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जब रिवर्स करते हैं करंट का डायरेक्शन तो नीडल का डायरेक्शन भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग एक आयरन फिलिंग वाले पेपर से पार करें तो यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जम जाते थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे जम जाते थे। तो उन्होंने इसके हिसाब से कहा कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फिर इसी कहानी में आगे पे जब बढ़ेंगे हम लोग, जैसे चैप्टर चलता जाएगा तो हम लोग को पता चलेगा कि जेम्स मैक्सवेल का नाम आता है और उन्होंने क्या कहा, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाद में रेडियो वेव के बारे में हम लोग विजुलाइज किया हर्ट्ज ने, और जेसी बोस ने और मार्कोनी ने इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिज्म बना करके। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब एक किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड पर कितना फोर्स लगता है। मतलब इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोग को कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। और इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए बताया है कि साइन कन्वेंशन डॉट और क्रॉस यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब होता है फील्ड जो है वो आउटवर्ड है कॉपी के, और अगर क्रॉस बना के रखे होंगे इसका मतलब है फील्ड जो होगा क्या होगा, इनवर्ड होगा कॉपी के। ठीक है, उसको यहाँ समझा दिया। ठीक, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इस मैग्नेटिक फोर्स को अगर कोई समझना चाहता है तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते थे और फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q/r²। ये जो था एक वेक्टर क्वांटिटी था। इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा इसका डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन के सेम था। ठीक है, फिर इसकी वजह से जो फील्ड होता है उस फील्ड के बारे में सोचते सोचते हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके चारों ओर एक फील्ड होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसको BR से रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होगा,
जो भी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की थी सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, एक आध दो प्रॉपर्टीज़ में अंतर हो सकता है, ठीक है, ये आगे जाकर देखेंगे हम लोग। अगला है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स की अगर बात करेंगे तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा रीज़न हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा हो, एक पर्टिकुलर रीज़न ले रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे किसी रीजन पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है किसी भी डायरेक्शन पे तो एक फोर्स फील करता है, और जितना फोर्स फील करता है उसी को लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और फॉर्मूला होता है Q E क्रॉस E प्लस V क्रॉस B। इस फोर्स को लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है? लॉरेंट्ज़ फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उस जगह पे लग रहे हो, इसी फोर्स को लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया इससे कि लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है? लॉरेंट्ज़ फोर्स एक ऐसा टाइप का फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों हों उस जगह पे जो फोर्स लगता है उसको लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं, उसका ये फॉर्मूला हो, ठीक है। अब इस फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, या इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास काम करता है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स को अलग करने की कोशिश करूँ तो F इक्वल्स टू Q अंदर चला जाएगा, Q V क्रॉस B। ये जो फोर्स निकलेगा इस फोर्स को हम लोग कह देंगे, इस फोर्स को कह देंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स जो है इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो F जो है चार्ज पे डिपेंड करता है, F जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, F जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस हिसाब से सोचना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी जो किसी चार्ज पार्टिकल का, जो कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में फील करता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन Q V B, बता दिया इसको, ठीक है। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव करने पर। इसके बाद देखते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है V Q V क्रॉस B। ऐसा समझ सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो V और B के क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी वेक्टर A हो और वो B क्रॉस C पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि A परपेंडिकुलर होगा B के और A परपेंडिकुलर होगा C के, और A एंड C दोनों परपेंडिकुलर हों, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जो रिजल्ट F जो होगा परपेंडिकुलर होगा V के, F जो होगा परपेंडिकुलर होगा B के, लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और पर V और B परपेंडिकुलर हो ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या समझ सकते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B के बराबर होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर है। वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वैनिसेस, कब कब गायब हो सकता है, इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये जो F की वैल्यू है वो ज़ीरो कब हो सकता है। तो जब V ज़ीरो हो, B ज़ीरो हो, Q ज़ीरो हो और थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो, कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वैनिसेस मतलब गायब हो जाता है या बिकम जीरो हो जाता है कब, इफ़ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, पैरेलल मतलब जीरो या एंटी पैरेलल, 0 या 180 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। अगला बोलता है द मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा इफ़ चार्ज इज़ नॉट मूविंग, मतलब V की वैल्यू 0 हो जाए, ओनली मूविंग चार्ज फील मैग्नेटिक फोर्स, तो मूविंग चार्ज जो होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस हिसाब से हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि F इज इक्वल्स टू क्या निकाल लेते हैं हम लोग, Q V क्रॉस B। इससे क्या निकलेगा, F इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला निकल कर क्या गया, ठीक है। इससे हम लोग B को निकाल सकते हैं, B क्या होगा, F अपॉन Q V साइन थीटा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स के बराबर है, कब, जब चार्ज जो हो 1 कूलम हो
वेलोसिटी जो हो वो 1 मीटर पर सेकेंड हो और थीटा जो हो वो 90 डिग्री हो। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर है जो 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 90 डिग्री के एंगल पे इंटर करते हुए फील करेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कह देंगे? मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे किसी 1 कूलम चार्ज पार्टिकल जो कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करे तो जितना फोर्स फील करेगा उसी फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आएगा। ये डेफिनेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, यहाँ पर समझा दिया उस चीज़ को कि परपेंडिकुलर होगा, स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड और चार्ज होगा 1। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए और इसकी एसआई यूनिट भी होनी चाहिए। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। निकोलस टेस्ला को डेडिकेट करते हुए इसका यूनिट बनाया गया है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस। तो 1 गॉस इज इक्वल्स टू होगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब बच गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू V क्रॉस B इंटू Q। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ने हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो जो फोर्स होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और जो फोर्स होगा वो B के भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे को निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो हम लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करते हैं, LFBV। L फॉर लेफ्ट हैंड, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, V फॉर वेलोसिटी। तो लाइन से देखेंगे, लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, F हो जाएगा थंब के लिए, B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए और V हो जाएगा वेलोसिटी के लिए। इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्या हो गया, हम लोग क्या देखें कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड होता और इस मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चार्ज पार्टिकल आता मूव करते हुए, इसका चार्ज Q है और V वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग निकाल सकते थे फोर्स क्या होता है, QV क्रॉस B होते हैं, फोर्स की वैल्यू हो जाती है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चार्ज पार्टिकल इतना फोर्स फील करता है। अब इसी टॉपिक पे हम लोग के पास है कि अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे क्या प्रेजेंट होंगे, उसे कैरियर्स प्रेजेंट होंगे और ये जब कंडक्टर में जब स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये जो कंडक्टर है कितना फोर्स फील करेगा जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया उसको, तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये कंडक्टर कितना फोर्स फील करेगा ये निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV क्रॉस B। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें चार्ज तो पता नहीं है, तो टोटल चार्ज Q जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N क्या होगा, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम। और अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो N की वैल्यू हो जाएगी N इंटू L। तो क्या बस लिख सकते हैं हम लोग कि Q इज इक्वल्स टू NaLe, नाली। और हम लोग इससे पहले निकालें F इज इक्वल्स टू QV इंटू B या V क्रॉस B, पुट कर देते हैं तो F इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, Q की वैल्यू NaLe और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इंटू B। ठीक है, अब क्या ध्यान से देखते हैं हम लोग कि ये N इंटू E जो होता है और जो ये VD होता है, तीनों N इंटू E इंटू VD जो होता है उसको J कह सकते हैं। तो J की वैल्यू क्या हो सकती है, NaVD, पुट कर सकते हैं। तो F का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, F का फॉर्मूला निकल जाएगा J इंटू AL क्रॉस B। ठीक है, इसी को और मॉडिफाई कर सकते हैं
तो फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा आई, ये पूरा जे इंटू ए हो जाता है आई एल क्रॉस पी, जहाँ पर आई क्या है, करंट है, और इसका डायरेक्शन एट डी एल क्या है, लेंथ है ऑफ द कंडक्टर, और जो डायरेक्शन होगा लेंथ का वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग के पास नया फॉर्मूला आ गया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस पी, और इससे पहले फोर्स का फॉर्मूला निकलता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ऐसे दो फॉर्मूले निकल करके हैं। ये किस पे है, ये किसी चार्ज पार्टिकल पे है, और ये किस पे है, किसी कंडक्टर पे है जो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है। तो ये दो डेरिवेशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 4.1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1 में क्या बोलता है कि एक स्ट्रेट वायर है 200 ग्राम का, मतलब एक वायर है ऐसा, कितना मास दिया हुआ है इसका, 200 ग्राम दिया हुआ है, और लेंथ दी है 1.5 मीटर। करंट जो है इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और इसको हवा में लटका के रखने के लिए नीचे से ऊपर की ओर कितने मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी, पूछा है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg, और करंट करिंग कंडक्टर पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, ILB। ILB साइन थीटा होगा, क्योंकि उसमें बोल दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे, हट जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है कि B की वैल्यू कितनी होगी। तो B की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी अपॉन आई इंटू एल। बस वैल्यू पुट कर दो, 0.2 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 1.5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.65 टेस्ला। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोचते, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो होता है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखती है, 1.65 टेस्ला। इसका मतलब है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा वीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम लोग 200 ग्राम के भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर दिया हुआ, एंड चार्ज प्लेस्ड टू मूविंग वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, विच वे द लॉरेंस फोर्स पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिया हुआ प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या उसका डायरेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4.2 देखते हैं। क्वेश्चन 4.2 में क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं हम लोग इस डायग्राम बना, उस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। तो ये दो एक्सिस हो गए, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर लेकिन कॉपी के अंदर बनी हुई है, इसको बोल दिया वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है जे कैप। फिर क्या बोला है कि पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी v जो है वो पॉजिटिव x की ओर जा रही है। पॉजिटिव x मतलब प्लस आई कैप। अब पूछा है कि लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो f का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग पढ़े q v क्रॉस b, ये फोर्स की वैल्यू होगी। q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन था तो माइनस ई लेना पड़ेगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी i, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी j। और i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j जो होता है वो होता है k कैप, और माइनस है तो क्या डायरेक्शन निकल जाएगा, माइनस k कैप। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, पहले वाले में क्या आएगा, तो नेगेटिव z एक्सिस आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सब चीज़ सेम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो किस डायरेक्शन पे है, J में ही है, और जो वेलोसिटी V है वो I कैप में है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का E, V क्रॉस B लगा देना है बस। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू तो E रहेगी, V की वैल्यू हो जाएगी I क्रॉस J, और I क्रॉस J क्या होता है K, मतलब E K क्रॉस, मैग्नीट्यूड को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये V और B बच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बच रहा है हम लोग के पास, रिजल्ट बच रहा है K क्रॉस, मतलब पॉजिटिव z एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करे तो उसका पाथ कैसा हो, ये सोचना है। तो पहला केस ले लेता हूँ मैं कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और
एक इलेक्ट्रॉन जो है या प्रोटॉन जो भी ले लेता है, पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स जो होगा वो होता है QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो पहला केस क्या निकल करके आया कि F = 0। इसका मतलब क्या है? पाथ जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कब? जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे। ठीक है। सिमिलर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कॉपी के अंदर है। ठीक है। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पे इंटर किया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा, अभी फ़िलहाल में मान लेते हैं ये आई कैप है और नीचे जा रहा है मतलब जेड कैप है, के कैप है नेगेटिव में। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आई इंटू माइनस के कैप। आई इंटू के क्या होता है? अगर याद नहीं होता ऐसे निकाल सकते हैं, आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है। अगर आई और के निकालना है तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन निकलेगा वो आ जाएगा के कैप जे कैप प्लस में। तो प्लस में जे कैप मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो ऊपर की ओर फोर्स फील करेगा। ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से हर बार ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। हम लोग क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो जो फोर्स होता है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कभी कंडीशन हो रहा है, इसका मतलब पाथ कैसा होना चाहिए? पाथ सर्कुलर होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में क्या देखेंगे हम लोग कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से q चार्ज का किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे तो वो क्या फोर्स फील करेगा? फोर्स। और इस फोर्स की वजह से उसका पाथ कैसा होगा ये हम लोग को समझना है। ठीक है। तो कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन देखते हैं, जब एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड P के पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करें, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करें। और तीसरा केस हो सकता है चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी एंगल थीटा पे इंटर करें। तो इसकी वजह से हम लोग के पास 3 टोटल कंडीशन निकल करके आएंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो पहला केस देखते हैं, F का वैल्यू कितना होगा। पहला केस, जब चार्ज जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या V पैरेलल टू P है, पहला केस। अगर पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? फोर्स होता है QV क्रॉस P। फोर्स का फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं QVB साइन थीटा। पैरेलल वाले केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे है और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन पे है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल करके आएगा कि F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? QVB साइन 0। इसका मतलब हो जाएगा 0। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स ना फील करे तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जिस पाथ पे चल रहा था
उसी पाथ पे चलेगा बिना डायरेक्शन को चेंज किए, मतलब इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा और उसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पे इंटर कर रहा है, ये वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है QVP sin 90 हो जाएगा। तो ये sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QVP, जो कि मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है, ये कैसा फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। अब एक बार डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या पढ़े थे हम लोग, ये होता है QV क्रॉस P। जब इसको चेंज करेंगे तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा QVB साइन थीटा और n कैप। ये n कैप क्या है, ये n कैप होगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो F और V और B के परपेंडिकुलर हो। ये F का डायरेक्शन में से क्या होगा, V और B के परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से क्या देखते हैं हम लोग कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा V के, और फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर होगा B के। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब है कि जो पाथ हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है लेकिन स्पीड वही रहता है। और ऐसा मोशन कौन सा मोशन कहलाता है, ऐसा मोशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग उस सर्कुलर मोशन अगर होगा पार्टिकल तो तभी ये मोशन पॉसिबल है, नहीं तो ये मोशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करेगा तो अगर वो पैरेलल डायरेक्शन पे इंटर करेगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। अब ये बात आता है कि अगर सर्कुलर पाथ है तो उसका पाथ जो होगा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये सोचना है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QV क्रॉस P। इसी क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो है प्लस I कैप x की ओर जा रहा है, देखिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, मतलब माइनस Z जा रहा है, तो क्रॉस माइनस में K कैप। I क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस माइनस K अगर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में J कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कैसा घूम जाएगा, पॉजिटिव वाई की ओर, मतलब ऊपर की ओर फोर्स फील करेगा। अब जैसे वेलोसिटी ऊपर की ओर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा J कैप क्रॉस माइनस K कैप, फिर वो माइनस x की ओर आ जाएगा, फिर वो y की ओर आ जाएगा, और जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे अगर जिस कंडीशन दी होगी उस कंडीशन पे इंटर करता है तो उसका रोटेशन कैसा हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उस पर लगने वाले फोर्सेस दो टाइप के होंगे, एक होगा BQV और एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इस v से इस v को कैंसिल कर दें तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू निकल जाएगी mv/bq, ये रेडियस की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होता है v/r। तो फिर से मिलाते हैं इसको, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड चेक कर रहा हूँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। तो कंडीशन क्या होता है हम लोग के पास कि फोर्स
इज इक्वल्स टू होता है बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस स्क्वायर से ये वी कट गया, यहाँ बचेगा v बाई आर। तो v बाई आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो बी क्यू अपॉन एम। और इस v बाई आर को ही ओमेगा कहते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू अपॉन एम। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस दिया हुआ है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड जो होता है इसको निकालने के लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला निकलेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। पुट कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा इससे कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन बी क्यू। ये टाइम पीरियड निकल गया। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होता है। मतलब अगर सेम चार्ज पार्टिकल हो, सेम मैग्नेटिक फील्ड हो, सेम मास का हो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो छोटे रेडियस में घूमने वाला पार्टिकल का टाइम पीरियड और बड़े रेडियस में घूमने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। तो क्या कंक्लूज़न निकला कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट, कोई फोर्स फील नहीं करता। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो घूम जाता है, मतलब सर्कुलर मोशन करता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि क्या हो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एंगल में इंटर कर जाए। ये 3 एक्सिस हो गए। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मान लेता हूँ ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी एंगल थीटा में इंटर कर रहा है, ये वेलोसिटी v हो गई इसकी। इस वेलोसिटी v की अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। तो ये जो v cos थीटा है चाहेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जाए। v sin थीटा को अगर ध्यान से देखेंगे तो v sin थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। तो v sin थीटा चाहता है कि वो गोल घूमे और v cos थीटा चाहता है कि वो सीधा जाए। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो चार्ज पार्टिकल होगा वो गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा। जब ये गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा तो इसके पाथ को क्या कहते हैं, हेलिकल। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पाथ होगा सर्कुलर, और मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एंगल थीटा पे हो तो पाथ हो जाएगा हेलिकल। इतना ही कंक्लूजन यहाँ पर भी निकला हुआ है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन निकल करके आ रहा है। बोलता क्या है, मोशन ऑफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करेगा तो क्या होगा, तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि क्यू जो होगा v क्रॉस b के बराबर होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। और अगर मान लेते हैं कि वो किसी और एंगल थीटा पे इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। अगर पाथ सर्कुलर या हेलिकल है तो उसका रेडियस कितना होगा, mv अपॉन क्यू बी, ये भी देख चुके हैं। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, क्यू बी अपॉन एम। ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच की वैल्यू कितनी होगी, वो डिस्टेंस है लीनियर की वजह से, तो ये होगा वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम का डेरिवेशन ऊपर में कर चुके थे, और जो वो कितना होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब ये जो वेलोसिटी है वो है आगे बढ़ने की वेलोसिटी, यानी कि v cos थीटा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या निकलेगी कि जो p लिखा हुआ है, p पिच इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई m
वी कॉस थीटा अपॉन क्यूब, ये आंसर आ जाएगा पिच की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.3 में बोला है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ठीक है, और उसका चार्ज दिया हुआ है, मूविंग विद स्पीड 3 × 10 मीटर्स पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है परपेंडिकुलर, तो एंगल के लिए थीटा दे दिया है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी निकाली और एनर्जी भी निकाली, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला पढ़े थे, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो मास कितना हो गया, 9 × 10⁻31। v की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁻7 और डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 × 6 × 10⁻⁻4। ये रेडियस के लिए निकल जाएगा अपने पास कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4.3, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करना है बस। तो 10⁻9 × 3/1.6 × 6 × 10⁻31 + 7 + 19 + 4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बस, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आंसर मिल जाएगा, आंसर आ रहा 28 × 10⁻² मीटर, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसी में पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा v/2πr। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ये पुट करना है बस। वेलोसिटी कितनी दी हुई है हम लोग के पास, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपॉन 2 का 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर निकाल चुके हैं 28 × 10⁻², ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको बस, 2.8 को भी करीब करीब 3 मान लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 ऊपर चला, 1/2 की वैल्यू 0.5 हो जाती है और इसकी वैल्यू 0.3 करीब आएगी, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 17 मेगाहर्ट्ज़, ये आ गया आंसर। लास्ट दिया है एनर्जी ई की वैल्यू निकालो। तो एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻31 और v की वैल्यू कितनी है, v है 3 × 10⁻⁻7 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 1/2 × 9 × 10⁻³ × 9 × 10⁻⁻14, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा करीब करीब 4 × 10⁻16 जूल, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक छोटा यूनिट होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। अब इसको जूल को इसमें बदलना है तो इसका साइड चेंज कर देंगे, तो जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो एनर्जी को जब 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब बायो-सवर्स लॉ। बायो-सवर्स लॉ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बायो-सवर्स लॉ क्या कहना चाहता है, ये बोलता है कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मतलब ये कोई तार है, सिंपली ऐसे, ये क्या है, कोई वायर है, और इस वायर पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम लोग बायो-सवर्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब बायो-सवर्स लॉ बेसिकली क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर मेरे पास एक तार हो, उस तार की कुछ दूरी पर जाऊं, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू निकालने का काम बायो-सवर्स लॉ बताता है, ठीक है। तो बायो-सवर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि बायो-सवर्स लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा, वो जो होता है
उसकी वैल्यू दी हुई है। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DL के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ से लेकर जिस पॉइंट को ले रहे थे वहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस के, और ये जो एंगल थीटा बन रहा था उस साइन थीटा के। इसी स्टेटमेंट को जब कंबाइन कर देंगे तो जो लॉ बन करके आएगा उसको बायो-सावर्ट्स लॉ कहेंगे। वेक्टर फॉर्म पे, या अभी इसको सिंपली लिख लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट k इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें इस k की तो dB इज इक्वल्स टू ऐसा ही फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। चाहे तो इसी स्टेटमेंट में ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई करके dB इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये कैसे आया? ऊपर नीचे में r मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर वाला क्रॉस प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB है, इससे पहले ही बता चुका हूँ ना, कि जो रिजल्ट है वो DL के भी परपेंडिकुलर होगा, रिजल्ट है वो R के भी परपेंडिकुलर होगा। dB इज़ परपेंडिकुलर टू DL एंड dB इज़ परपेंडिकुलर टू R, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड dB का अगर डायरेक्शन निकालना हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड dB का डायरेक्शन जो होगा कैसा होगा? DL के भी परपेंडिकुलर और R के भी परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो कि मैं ये कंडक्टर है तो इसके लिए हम लोग रूल यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और जो फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो राइट हैंड से इस तार को पकड़ना है, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन पे, और जो उंगलियों का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मतलब इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे। ऐसा कई ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे जिनका जो सेंटर होगा वो तार होगा और ये उसका R होगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाला हो गया उसका स्केलर फॉर्म और ये नीचे वाला हो गया उसी का वेक्टर फॉर्म। इसको देख सकते हैं, यहाँ पर उसी चीज़ को समझा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड dB जो होगा वो आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें बच जा रहा है dB को मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, और जो k है उसकी वैल्यू होती है म्यू 0.4 पाई। और जब k की वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलता है? 10⁻⁻7 निकलता है। ठीक, तो k की जो वैल्यू थी इस केस में कितना निकलता है? 10⁻⁷। दो कांस्टेंट निकल करके आए, एक था म्यू की वैल्यू जो थी वो 8.85 इंटू 10⁻12 थी यहाँ पर, और जो उससे निकलता था कांस्टेंट k उसकी वैल्यू थी 9⁹ इसमें क्या निकलता है? मैग्नेटिक फोर्स वाले पे इस पूरे कांस्टेंट k की वैल्यू जो होती है वो थी 10⁻⁷। तो जो म्यू होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये म्यू की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, और जो म्यू है उसको कहते, वहाँ पर उसको कहते हैं परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ जो होगा उसका कुछ कंक्लूजन देखते हैं। सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर सिमिलर टू द डिफरेंस ऑफ द कूलम्स लॉ विद द बायो-सावर्ट्स लॉ। जो भी सिमिलरिटीज़ हैं और जो भी डिफरेंस है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो पहला बोलता है दोनों लॉन्ग रेंज है, समझ में आता है। R पे डिपेंड करता है, R की वैल्यू कितनी हो सकती है? जितनी चाहे उतना हो सकता है, मतलब जितना लार्ज उतना समझ सकता है। बोथ डिपेंड ऑन इन्वर्सली ऑन R स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? बायो-सावर्ट्स लॉ। F का फॉर्मूला क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड dB का फॉर्मूला निकलता है म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और वहाँ पर E का फॉर्मूला निकलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों के दोनों R स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ बोल रहे हैं तो कूलम्स लॉ में तो फोर्स निकालेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो बोलता है बोथ आर लॉन्ग रेंज, R की वैल्यू कितनी भी ली जा सकती है, बोथ डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द R स्क्वायर। ये भी हो गया। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीनियर विद द सोर्स चार्ज। फिर बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है, नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड बाय इज प्रोड्यूस्ड बाय
वेक्टर सोर्स, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को एक वेक्टर सोर्स मान सकते हैं, आइडियल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होगा, और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। एंगल डिपेंडेंस मतलब थीटा पे डिपेंड करता है, जबकि इसमें से कोई थीटा का डिपेंडेंस नहीं होता, ठीक है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ DL इज जीरो। ये जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल को उसी के डायरेक्शन पे लेंगे तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। देयर इज इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के बीच में रिलेशन दिया हुआ, तो एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो की वैल्यू निकाला, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹, और इसकी 10⁻⁻7। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/c², दोनों को सॉल्व करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो की जो वैल्यू होती है 1/c² के बराबर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 यही बताता है, ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c² के प्रोपोर्शनल होगी या इक्वल होगी। तो कभी कभार किसी अच्छे एग्जाम में बैठेंगे तो पूछता है एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो का यूनिट बताओ, तो इसका यूनिट क्या होगा, 1/मीटर/सेकेंड²। इसको उल्टा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड²/मीटर²। अब बायो-सावर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कि बायो-सावर्ट्स लॉ का क्या एप्लीकेशन निकाला जा सकता है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट द सेंटर। तीसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन करने हैं हम लोग को कि बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। NCERT किताब से तीनों डेरिवेशन तो हटा दिया है, लेकिन उसके बिना कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगा, और एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी सारे डेरिवेशन किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले बायो-सावर्ट्स लॉ से इसके डेरिवेशन को करेंगे, उसके बाद फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी ट्राई करके देखते हैं कैसा डेरिवेशन होगा इसका, ठीक है। अब बायो-सावर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कि बायो-सावर्ट्स लॉ का क्या एप्लीकेशन निकाला जा सकता है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट द सेंटर। तीसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन करने हैं हम लोग को कि बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। NCERT किताब से तीनों डेरिवेशन तो हटा दिया है,
लेकिन उसके बिना कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगा। और एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी सारे डेरिवेशन किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले बायो-सावर्ट्स लॉसेस के डेरिवेशन को करेंगे, उसके बाद फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी ट्राई करके देखते हैं कैसा डेरिवेशन होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं पहला डेरिवेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर। तो क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया इसी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर है। स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर का एक छोटा सा भाग ले लेता हूँ, इस छोटे से भाग को dl कह देता हूँ। इस छोटे से भाग dl की अगर बात करेंगे तो इस dl की वजह से मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम देता हूँ P। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, और इस लेंथ को क्या कहते थे हम लोग, इस लेंथ को कहते थे r। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक का, इसको कह देता हूँ a, और ये पूरा लेंथ जो था इसका छोटा सा भाग dl लिया हूँ तो ये लेंथ हो जाता है l। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं फाई। अब इस कंडीशन से मेरे को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर निकालना है मेरे को, तो कौन सा थ्योरम लगाना है, बायो-सावर्ट्स लॉ लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा वो होगा μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सारे पार्ट की वैल्यू निकालनी है, पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर dl निकालेंगे, फिर r स्क्वायर निकालेंगे, और सबको पुट करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, इस दिए हुए ट्राइंगल की बात करते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो इससे अगर निकालता हूँ मैं थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। तो पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस फाई। पहली वैल्यू निकल करके आ गई। ये पहला वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू क्या निकल करके आई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस फाई हो जाएगा। साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है। अब दूसरी वैल्यू निकाल करके देखते हैं, साइन हो गया, हम लोग निकाल के देखते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस ट्राइंगल पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी a/r। तो जो r निकलेगा, r क्या निकलेगा, a/cos फाई। इससे अगर निकालते हैं हम लोग तो r इज इक्वल्स टू आ जा रहा है a sec फाई। ये वैल्यू निकल गई r की वैल्यू। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, अब निकाल के देखते हैं टेन थीटा कितना आएगा, टेन फाई कितना आएगा। तो टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन फाई की वैल्यू हो जाएगी दिए हुए ट्राइंगल पे, टेन फाई हो जाएगा l/r। इससे निकालेंगे तो l की वैल्यू क्या निकल जाएगी, r टेन फाई। अगर निकालें dl/d फाई तो कितना आ जाएगा, r sec स्क्वायर फाई। तो इससे निकाल सकते हैं dl की वैल्यू कितनी आएगी, तो इससे निकलेगा dl इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर फाई d फाई। यह आंसर निकल गया। हम लोगों के पास इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को मिला दें अगर बायो-सावर्ट्स लॉ में, तो क्या कंडीशन था हम लोग के पास
कि B इज इक्वल्स टू था, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस इसमें पुट करनी है वैल्यू को, तो dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू जो थी वो आई की आई रहेगी, जो dl की वैल्यू थी यहाँ पर निकला हुआ है r, सॉरी ये r नहीं आएगा, ये a होगा, यहाँ पर भी a होगा, ये भी a होगा, तो ये होगा a sec स्क्वायर फाई डी फाई, तो जगह a sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है cos फाई, और r की वैल्यू क्या है a sec फाई, तो ये a sec फाई का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। अब ये sec स्क्वायर फाई पूरे sec स्क्वायर फाई से कैंसिल हो गया, ये a एक स्क्वायर a से कट गया, तो रिजल्ट क्या बचा, dB छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन a, ये फॉर्मूला बचा लास्ट। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इंटीग्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a cos फाई। अगर एंगल फाई के बारे में सोचें तो एंगल फाई कैसा था एक बार देख लेते हैं फिर से ना। ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट का नाम था P, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन से एंगल जो बन रहा था, इस एंगल को हम लोग बोल रहे थे फाई। अब जो फाई की वैल्यू है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, दोनों साइड मूव कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग फाई 1 से लेकर के ऐसा फाई 2 तक मूव कर रहा हो। ठीक है, अब एक एंगल को पॉजिटिव मान सकता हूँ, एक को नेगेटिव मान सकता हूँ, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो एंगल की वैल्यू होगी वो माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक जा रही है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या कर देंगे, माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक ले सकता हूँ एक। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास क्या निकल जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसको छोटा कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, यह आता है साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो कितनी निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बताओ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। जब ये माइनस बाहर आएगा तो वैल्यू निकल जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये फाइनल रिजल्ट है। तो किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो होती है वो कितनी निकलती है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a इंटू साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। ये आंसर निकल गया। अगर इस आंसर को हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था, केस नंबर 1 ले लिया कि पॉइंट P जो है इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे अगर होगा तो फाई 1 भी 0 हो जाएगा और फाई 2 भी 0 हो जाएगा, केस नंबर पहला। तो फर्स्ट केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ऑन द लाइन है, लाइन के उसी वायर के लाइन पे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a साइन 0 0 प्लस 0, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ कंडक्टर कितना होता है 0। केस नंबर 2 देखते हैं। हम लोग क्या हो गया, किसी भी एंड पे आ गए, मान लेते हैं कि इस जगह पे आ गया, मैं इस एंड पे लूँगा तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू। ठीक है, तो इस एंड की अगर बात करेंगे तो जो थीटा 1 जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, और थीटा 2 जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन पे, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन a साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी,
क्योंकि एक 90 है और एक 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकलेगी μ0/4π I/a। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। कब? जब लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसा हो, इनफाइनाइट हो और हम लोग किसी भी एंड पे हो। ऑन द लाइन पे कितना निकला है 0 और एंड पे कितना निकला है इतना। अगर मिड पॉइंट पर है, थर्ड कंडीशन, हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं कि ये पॉइंट जो था उसके बीच में कहीं पर है। ठीक है, बीच का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट लेंथ है दोनों साइड से, तो कहीं पर भी होंगे एंड के अलावा तो बीच में आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में हम लोग के पास φ1 भी 90 होगा और φ2 भी 90 होगा, क्योंकि दोनों साइड से इनफाइनाइट लेंथ है। तो ये पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड B निकलेगा μ0/4π I/a इंटू sin 90, sin 90 मतलब 1, दूसरा वाला भी sin 90 मतलब 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी μ0/4π I/a इंटू 2। ये लास्ट कंक्लूजन निकल गया। तो क्या पता चलता है हम लोगों को कि अगर कोई कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो और इस कंडक्टर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला होता है μ0/4π I/a इंटू 0, मतलब 0 आंसर आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है हम लोगों को इस पॉइंट पर निकालना हो, इस डायरेक्शन पे निकाल के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलता है μ0/4π I/a इंटू 1। एंड पे, किसी भी एंड पे कितना आता है इंटू 1 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की बिल्कुल बीच पे निकालना हो, बीच मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या निकलती है μ0/4π I/a इंटू 2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल सकती है μ0/4π I/a इंटू 0, μ0/4π I/a इंटू 1, μ0/4π I/a इंटू 2। ऐसे 3 फॉर्मूले अलग अलग निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका लेंथ फाइनाइट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड B का ये जो जनरल फार्मूला निकाले थे हम लोग, वो क्या था μ0/4π I/a इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये जनरल कॉन्टेक्स्ट के लिए है, अगर लीनियर कंडक्टर है तो, और उसका लेंथ अगर फाइनाइट है तो। इन सभी क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगे, इसके चारों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे होंगी। और जो करंट लेंगे हम लोग वो कैसे लेंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब रखेंगे और उंगलियों का डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही होंगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसा। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, किसी सर्कुलर रिंग के एट द सेंटर। ठीक है, किसी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू आइडियल μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो पॉइंट P से लेकर के एक इस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग r कह दे रहे हैं। इसका छोटा सा जो लेंथ लूँगा, इस छोटे से लेंथ को कह दूँगा dl, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको कह देंगे थीटा। सर्कुलर रिंग के किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, थीटा की वैल्यू यूनिफॉर्म है, थीटा हमेशा 90 डिग्री। और जो r है क्योंकि वो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका भी इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं है। I जो है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ मैं इसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा μ0/4π आई डी एल साइन 90/r²। तो b की वैल्यू क्या निकल जाएगी? μ0/4π I/r², और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका? dl का। वैल्यू कितनी होगी? μ0/4π I/r², और dl मतलब टोटल लेंथ निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल, इसकी वैल्यू होती है 2πr। इस r से r कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? μ0/4π I/r इंटू 2π। अगर यूनिफॉर्मेशन के लिए जैसे पिछले बार लिए थे वैसे ले सकते हैं। अगर r को मैं a बोल दूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जनरली a बोलते थे और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड b का फाइनल रिजल्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ μ0/4π I/a इंटू 2π। ये फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर कोई लीनियर कंडक्टर होता तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालते तो μ0/4π I/a इंटू 0 आता, मतलब 0 आता मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर निकालता कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर एंड के साइड पे, तो निकलता था μ0/4π I/a इंटू 1। पिछले टॉपिक में इसका डेरिवेशन किए हम लोग। सिमिलरली अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते, इस पॉइंट पे कहीं पर निकाल रहे होते मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला आता था μ0/4π I/a इंटू 2, मतलब इंटू 0 इंटू 1 और फिर इंटू 2। सिमिलरली अगर सर्कुलर रिंग के लिए निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या निकलता है? μ0/4π I/a इंटू 2π। इसका क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, इसका मतलब निकल रहा है कि एंड पे क्या निकल रहा है? μ0/4π I/a इंटू 0 लाइन पे। एंड पे कितना निकलता है? μ0/4π I/a इंटू 1। बीच पे μ0/4π I/a इंटू 2, और सर्कल के सेंटर पे μ0/4π I/a इंटू 2π, मतलब इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2π। और अगर किसी जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π I/a इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए। ठीक है, इतने सारे एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में μ0/4π I/a सब में है। इसमें इंटू 0 आता है, इसमें इंटू 1, इसमें इंटू 2, इसमें इंटू 2π, और जनरल केस में इंटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, जिसे पिछले बार निकाले थे, सर्कुलर लूप किस पे? एट द या ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से? तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा इस सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो इसका एक सेंटर होगा, और सेंटर से लेकर के ये हो गया उसका रेडियस। जो रेडियस होगा r, रेडियस को a बोल देते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ से सेंटर से लेकर के एक लेंथ लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन है इस पॉइंट P पे, यहाँ पर एक पॉइंट P मानते हैं, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए छोटा सा लेंथ dl चाहिए अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ। तो ये मान लेता हूँ छोटा सा लेंथ dl मान लेते हैं, इसके छोटे से लेंथ को, ये dl हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ देते हैं स्ट्रेट, इस लेंथ को r कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, इस एंगल को थीटा कहते हैं। तो अगर वो एंगल थीटा है तो इस एंगल को फाई मान लेता हूँ, और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मान लेते हैं कि ये एक लाइन बनी हुई है,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे लगेगी और वो क्या होगी, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसी फाई एंगल पे काम कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dB। जो dB होगा वो dl के और r के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर बना हुआ है। अब इस dB को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक जिसमें एंगल बना है ये हो जाएगा dB cos phi, और एक एंगल जिसमें नहीं बना है वो हो जाएगा dB sin phi। इसी हिसाब से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए एक्सिस पे अगर वो सर्कुलर शेप में बना हुआ है। तो हम लोग क्या किए इसको हम लोग क्या किए, रिजॉल्व कर लिए मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसके हिसाब से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि dB की वैल्यू क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड dB जो होता है वो होता है μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस केस में dl और इस r के बीच का एंगल जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी, क्योंकि r बहुत बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू μ0/4 I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि ये dB cos phi, ये जो दिख रहा था dB cos phi, ये dB cos phi जो दिख रहा है ये हर इस डायरेक्शन पे भी आएगा, हर पॉसिबल रोटेशन पे आएगा। तो समेशन ऑफ dB cos phi कितना निकल जाएगा, 0। तो नेट फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ dB sin phi की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ dB sin phi। समेशन ऑफ dB sin phi का मतलब क्या हो जाएगा कि वैल्यू पुट करनी है बस। तो समेशन μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर, और इस ट्राइंगल में sin phi की वैल्यू कितनी होगी, इस दिए हुए ट्राइंगल में sin phi की वैल्यू कितनी होगी। तो sin phi की जो वैल्यू होगी वो होगी a अपॉन r। तो कितना आ जाएगा sin phi की वैल्यू, a अपॉन r। तो क्या कंक्लूजन लास्ट में बचता है कि बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू μ0/4 I अपॉन r क्यूब a इंटू समेशन ऑफ dl छोटा सा लेंथ था, जब जोड़ देंगे तो पूरा लेंथ 2πa हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला आज निकल जाएगा μ0/4 I अपॉन r क्यूब इंटू a इंटू 2πa। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, B इज इक्वल्स टू μ0/4 I अपॉन r क्यूब 2πa स्क्वायर। ठीक है, अब जो r है यहाँ पर देखिए, जो r दिख रहा है हम लोग को, ये r जो दिख रहा है, ये जो r है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। x प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r को लिख सकते हैं x प्लस a रेज टू पावर 1/2। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा फाइनली, μ0/4 I इंटू 2πa स्क्वायर, और r की जगह पे लिख सकते हैं, r की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे का पावर 1/2, और 3 पहले से था तो 3/2। ये निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कंसिस्टिंग करंट I एट द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकल गई। ये लास्ट एप्लीकेशन था। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर कंडक्टर सीधा इस डायरेक्शन पे हो और करंट ऊपर की ओर जा रही हो तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि करंट के डायरेक्शन में थंब होगा तो जो उंगलियों का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस साइड से इंटर करके इधर से बाहर निकलेंगे, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट। ठीक है, डॉट क्रॉस मतलब अंदर की ओर जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। सेम कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई सर्कुलर रूप ले लेता हूँ, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें मैग्नेटिक राइट हैंड थंब से तार को पकड़ेंगे तो उंगलियाँ जो होंगी बाहर की ओर हो जाएंगी, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डॉट, बाहर की ओर। सिमिलरली अगर करंट का डायरेक्शन मेरे पास कैसा हो,
अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड से पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और जो थ्योरम यूज़ करते हैं इसको बायो-सावर्ट्स लॉ कहते हैं। उसी का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 4.5 में बोला कि एक स्ट्रेट वायर है 12 एम्पियर का, उसको सेमी सर्कल के फॉर्म पे बेंड कर दिए हैं। कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम द सेमी सर्कल, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से क्या होगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वुड यू आंसर विल बी डिफरेंट विद द सेमी सर्कुलर आर्क द सेम रेडियस बट अपोजिट वे, करंट का डायरेक्शन उल्टा करने पे, पलट देने पे क्या होगा। तो पहले एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं हम लोग, ऐसा सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। ठीक है, इस पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लिया हम लोग जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4π I/a सभी क्वेश्चन में। अगर सर्किट कंप्लीट होता, सर्कल कंप्लीट होता तो फॉर्मूला होता 2π × 2π, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब है कि इस 2π की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ पाई लिख सकता हूँ। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, μ0/4π I/a × π। अब जो घूमने का डायरेक्शन देखेंगे ये क्लॉकवाइज टाइप का दिख रहा है, अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डायरेक्शन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा, क्रॉस यानी कि इनवर्ड। ठीक है, और इसकी वजह से समझ में आया तो ये आंसर आ गया। अब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो जो भी इस लाइन पे आता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, इस लाइन की वजह से भी कितना होगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कितना होगा 0, फिर सर्कुलर सेगमेंट की वजह से कितना हो जाएगा, बता दिया आंसर है ना। अगर मैग्नीट्यूड, अगर इसको तार को पलट दे, क्वेश्चन बोलता है कि क्या होगा जब तार को ऐसा पलट देंगे, तो तार को पलटेंगे तो करंट का डायरेक्शन, करंट का जो वैल्यू निकलेगा वो देखिए, अगर ऐसे लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सिर्फ वही बदलेगा, बाकी मैग्नीट्यूड में कुछ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ टाइटली वाउंडेड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा है द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, तो μ0/4π I/a × 2π होता है। क्वेश्चन नंबर 4.6। ठीक है, सो पुट करना है वैल्यू। ये कितने के टर्न के लिए था, ये एक टर्न के लिए हो गया। अगर n टर्न है तो इंटू n भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, I की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर, तो 1 लिख दिए, अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.1 × 2 × 3.4, 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर दिया, और n की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो 2 से इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 6.28 × 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा 4.6। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता, इसमें करंट जो था I फ्लो कर रहा होता, तो हम लोग क्या मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके चारों ओर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे है इसके चारों ओर, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें निकालने चाहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इस पर, तो हम लोग क्या देखते हैं, छोटा सा लेंथ dl ले सकते हैं। ये तार का लेंथ dl नहीं है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो था उसका B.dl जब निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वो होगा μ0 × I टोटल आएगा। ठीक है, इसी को एम्पियर सर्किट लॉ कहता है। इससे पहले वाले फॉर्मूले में बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू μ0/4π I/dl sin θ/r²। इसमें ये dl जो था तार का लेंथ था, इस तार की लेंथ को dl कहते थे।
इसमें जो डीएल यूज़ करते हैं वो तार का लेंथ नहीं है, वो आर डिस्टेंस पे लिया हुआ लूप का लेंथ है। तो ये क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज, ये लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई टोटल। अब ये डीएल क्या है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोज्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, ये डीएल मतलब लाइन, तो लाइन, और इंटीग्रेशन में इसलिए क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू ज़ीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट। इसी स्टेटमेंट को एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी, बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू ज़ीरो आई के बराबर हो जाएगा। एम्पियर सर्किट लॉ जो होता है उसको, जैसे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक स्पेशल सरफेस लेना पड़ता है, उसको गॉसियन सरफेस कहते थे। एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करने के लिए भी एक स्पेशल सरफेस लेना पड़ता है, उसको एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब एम्पीरियन लूप को लेने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। पहला दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ टेंजेंशियल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा टेंजेंशियल होगा उसके, एंड इज़ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बी इज़ नॉर्मल टू द लूप, मतलब एंगल की वैल्यू थीटा निकल जाएगी, और बी वैनिसेस। तीनों में से कोई एक कंडीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तीनों में से कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, तो उस एम्पियर लूप पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके हम लोग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन करवा चुका हूँ मैं, लेकिन दूसरे मेथड से किए थे। अब एम्पियर सर्किट लॉ लगा करके इसी को प्रूव करना है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। इसमें जो डीएल होता है वो इस तार की लंबाई नहीं होगी, वो इसका छोटा सा सेगमेंट होगा, तो ये डीएल है, और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बना दिया हमने। ठीक है, इस डिस्टेंस को बोल दिया ए, और ये सर्कुलर जो लूप दिख रही है असल में वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आंसर क्या निकलेगा, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस ज़ीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और जो डीएल है दोनों के बीच में एंगल बराबर आ रहा है, इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। तो कितना आ जाएगा, डीएल का वैल्यू हो जाएगा बी, और लेंथ हो जाएगा 2 पाई ए इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। इससे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, तो बी निकलेगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई ए। थोड़ा सा जमा लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2। अगर याद होगा तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि इनफाइनाइट अगर लेंथ है उसका तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन है। तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट किए थे हम लोग, तो पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट जो होता है वो बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जो फोर्स होता है F, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B प्लस E, और इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इस F को दो भाग में बांट सकते थे हम लोग। F इक्वल्स टू क्या हो सकता था, Q V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हम लोग के पास, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स Fm, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। तो कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ऐसे रीजन पे मूव करे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा हो, तो Fe इक्वल्स टू F की वैल्यू होगी Fm प्लस Fe। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन निकल करके आता है Fm का। Fm मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। Fm की वैल्यू क्या निकल के आती है, Q V क्रॉस P। इसे क्या पता चल रहा है कि चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे।
डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड बी पे, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन या कोई गैसियस एटम जो होगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 होने की कंडीशन क्या होता है, Q 0 हो, V 0 हो, थीटा जो हो वो 0 हो, या थीटा जो हो वो 180 डिग्री हो। तो इन सभी केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसी को बताते हैं कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग इन विद द वेलोसिटी V। कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर दोनों लग रहे हो, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और उसका एक्सप्रेशन क्या था, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और इस क्यू वी क्रॉस बी को क्या कहते हैं हम लोग, इस क्यू वी क्रॉस बी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताया कि F जो होगा वो जो होगा परपेंडिकुलर होगा V के, और F जो होगा परपेंडिकुलर होगा B के। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर मान लो, अब ये तो इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल था। सेकंड पॉइंट, अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए, ऐसा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए, तो एक कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो भी फोर्स फील करता है, और फोर्स की वैल्यू होती है IL क्रॉस B। ठीक है, और ये जो L होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे होता है। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो भी फोर्स फील करता है, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, IL क्रॉस B। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, ये F की वैल्यू क्या निकल गई, IL क्रॉस B हो गया। नेक्स्ट बोलता है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B द चार्ज Q, अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल जो था, थर्ड स्टेटमेंट, कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और कोई चार्ज पार्टिकल जो था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्या होगा। तो हम लोग भी पढ़े कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करता है तो फोर्स फील करता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। इस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो V और B है वो कैसे हैं, एक दूसरे के किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में V और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी बस बचेगा। और ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। अगर कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो स्पीड नहीं बदलती, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे फोर्स की वजह से जो पाथ होगा वो हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो जब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करेगा तो किस पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके फॉर्मूला दी हुई है, पूरा एक्सप्रेशन निकाला हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलता है, QB/2πm। डेरिवेशन पूरा करवाया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन चाहे तो उस डेरिवेशन में देख सकते हैं कैसे डेरिवेशन किया गया था। ठीक है, अगला दिया हुआ है बायो-सावर्ट्स लॉ, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर हो ऐसा, और इस कंडक्टर का छोटा सा लेंथ ले लें हम लोग dl। अब इस dl लेंथ की वजह से किसी पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना मैग्नेटिक फोर्स B, तो छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स dB निकलेगा, और जो dB होगा वो इक्वल होगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB जो होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म पे μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r³। सेम एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं, सिर्फ देखने का नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, इससे क्या निकल करके आगे हम लोग का कि दो चार्ज पार्ट, जब भी कोई कंडक्टर जो होगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में, अगर हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायो-सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो होता है आइडियल r/r³ या आइडियल साइन थीटा बाई r³। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सर्कुलर कॉयल, एक सर्कुलर कॉयल के सेंटर
सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले एक्सिस पर, मतलब मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप हो गया कॉइल का और यहाँ पर उसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू हो जाता है μ0 IR² अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, और इसी को यूज़ करके हम लोग इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा μ0 अपॉन 4π I अपॉन a इंटू 2π। ये 2π से काट चुका है, जो एक्सप्रेशन बचा है ये इसके साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टर होता जिसमें करंट होता I और इसके चारों ओर एक सर्कुलर लूप ले लूँ ऐसा। इस सर्कुलर लूप की अगर बात करेंगे तो इसका छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले रहा हूँ dl। तो इस dl का अगर इंटीग्रेशन निकालो किसका? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये जो होगा वो μ0 I होगा। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट बनाए थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी किसी इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आती है? μ0 अपॉन 2π I अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्या बोलता है? सोलेनॉइड की बात कर रहा है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0 Ni। ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 8th के बाद 9th देखते हैं। 9th पॉइंट क्या बोला है कि अगर दो कंडक्टर हो, पहला कंडक्टर हो गया, दूसरा कंडक्टर हो गया, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन पे हो, मतलब पैरेलल डायरेक्शन पे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डेरिवेशन किए थे, इसी से 1 एम्पियर डिफाइन भी किए थे। फिर वही कंडक्टर हो गया, एक और कंडक्टर हो गया, एक में करंट ऊपर की और एक में करंट डायरेक्शन उल्टा है, तो एक में अगर एंटी पैरेलल हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी निकलती थी? F इक्वल्स टू निकलता है μ0 अपॉन 4π I1 I2 अपॉन a इंटू 2। ये फोर्स की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसके बाद निकालते थे हम लोग कि जब क्या होगा जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो क्या होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स फील करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस P। अब सेम है कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रख देंगे तो क्या होगा। तो जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो टॉर्क फील करता है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? N इंटू I इंटू A इंटू B। ठीक है, और इस NIA को हम लोग M भी कह सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है M क्रॉस P। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या होती है कि इसको यूज़ करके हम लोग उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी बदल सकते हैं और उसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉन्डर। 3 पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स की बात कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था तो फील्ड लाइन क्या होती है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव की ओर जाती हैं। फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में एंड कर जाती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे, ऐसा ये कभी स्टार्ट हो कभी एंड नहीं होती। ये बोलता है द डिस्कशन चैप्टर होल्ड्स ओनली फॉर द स्टेडी करंट। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेडी करंट के लिए। जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा। अब एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू क्या है? V क्रॉस B दिया हुआ है। यहाँ पर फोर्स क्या है? इस फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसको कंबाइन करके हम लोग देखेंगे कि जो वेलोसिटी जो होगी वो कैसे या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो होगी कैसे मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, आगे देख लेंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायो-सावर्ट्स लॉ। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का भी डेरिवेशन किया जा सकता है। NCERT क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। NCERT क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, N की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। N इज इक्वल टू क्या दे दिया है? 100 टर्न्स। ठीक है,
इसके बाद क्या बोलता है कि ईच ऑफ रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है। आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, आर है 8.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर। करंट आई की वैल्यू दी हुई है 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बी का फॉर्मूला पूछा है। तो अगर कोई लीनियर कंडक्टर हो, उसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 0, इस यहाँ पर निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 2, और सेंटर पे कहीं पर निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 2, और किसी अगर सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π I/a इंटू 2π। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के सेंटर पे निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4π I/a इंटू 2π। तो μ0 रहेगा, μ0/4π की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हो जाएगी 0.40 और ए की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस मतलब 8 इंटू 10⁻⁻²। बच गया नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 100, तो इंटू 100 और हो गया 2π मतलब 3.14 इंटू 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इस 8 से कैंसिल आउट हो गया, बच गया 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो बच गया 0.1। ठीक है, तो रिज़ल्ट कितना बचेगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 4.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4.2 में क्या बोला, लॉन्ग सोलेनॉइड वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो एक वायर है, सोलेनॉइड एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के पे करंट की वैल्यू कैसे मान लेते हैं, जैसे बताया था पहले भी इस कंडीशन को कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो ऐसा, इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे μ0/4π I/a इंटू 1, सेंटर पे μ0/4π I/a इंटू 2 ये होता है। ठीक है, अब पूछा है 35 I की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 35 एम्पियर। डिस्टेंस R की वैल्यू दी हुई है, या A बोल दें इसको, तो A की वैल्यू दी हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होता है लॉन्ग के लिए μ0/4π I/a इंटू 2, बस पुट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो निकल करके आएगी, B निकल के आएगा μ0 मतलब 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी है, I हो गया 35, A की वैल्यू कितनी है, A हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² और इंटू 2। सिंप्लीफाई करने पे आंसर सिंपल है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 35 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻²। तो लास्ट में वैल्यू बच जाएगी इसकी 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्या पूछा है देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.3 में बोला लॉन्ग सोलेनॉइड हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट आई की वैल्यू दी हुई है, फिर से आई कितना गिवन है 50 एम्पियर और डायरेक्शन दिया है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब वायर जो है नीचे की ओर। करंट का डायरेक्शन कहाँ से है, नॉर्थ से। गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर।
तो ईस्ट मतलब किधर हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। फिर वही सेंटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π I/a × 2। ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 2.5, तो हो जाएगा b = 10⁻⁻7 I मतलब 50 × 2/2.5 ऐसा। इस पूरे की वैल्यू कितने बार में कट गई, 220 बचा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 220 × 4 40 हो जाएगा, × 10⁻⁻7, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 40 या 4.0 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसा होगा, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन जो निकलेगा तो डायरेक्शन आएगा वर्टिकली, इस कागज़ के वर्टिकली अपवर्ड मतलब डॉट बना देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.4 में क्या बोला देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4.4 बोला द हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1 एम्पियर बिलो द लाइन। मतलब उसके एक मैग्नेटिक सेम क्वेश्चन हो गया फिर से, ठीक है। कंडक्टर हो गया, लेकिन इसको बोला है ऐसे रखा हुआ है, ऐसा तार है ऐसे, और उसके 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बोला। करंट जो दिया हुआ वो इससे वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। और मैं व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर। तो करंट की वैल्यू कितनी दी है, 90 एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/4π I/a × 2 10⁻⁷ I हो जाएगा 90 × 2/1.5। सिंप्लीफाई करना बस, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर तार को राइट हैंड से पकड़ें और करंट के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, करंट के डायरेक्शन पे थंब हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा उंगलियों से रिप्रेजेंट होता है। इस केस में जो डायरेक्शन निकलेगा वो साउथ की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन क्या निकल जाएगा, साउथ की ओर, टुवर्ड्स साउथ, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4.5। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। 4.5 क्वेश्चन नंबर में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। 4.5 तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है ILB sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि L की वैल्यू क्या दी हुई है 1, I की वैल्यू क्या दी हुई है 8 एम्पियर, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी हुई है 0.15 टेस्ला। तो F का पूछा है, तो F = क्या होगा, I मतलब 8 × L मतलब 1 × B मतलब 0.15 और sin 30। पुट करते हैं 8 × 0.15 × 1/2, कैंसिल आउट कर देंगे 4, आंसर बचेगा 0.6 न्यूटन। 4.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4.6 देखते हैं कितना हो, कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4.6, 3 सेंटीमीटर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन सोलेनॉइड। तो L की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, करंट ऑफ I की वैल्यू गिवन है, I = दिया 10 एम्पियर, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी हुई है 0.27 टेस्ला। पूछा व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द वायर, F की वैल्यू निकालनी है। तो F का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। पुट कर देते हैं, I की वैल्यू कितनी हो गई 10, L की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 10⁻⁻2, B की वैल्यू 0.27 और थीटा की वैल्यू 90, तो sin 90 लगा देंगे। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करना है बस।
जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3 × 27 हो जाएगा, तो 81। 10 टू द पावर को सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 8.1 × 10 टू द पावर -2। आंसर आ गया फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4.7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.7 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4.7 में बोलता है कि 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो 2 कंडक्टर जब पैरेलल पे रखे हुए होते हैं तो उन पे कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F = होता है μ0/4π I1 I2 अपॉन A × 2 और एक L आ जाता है। अगर यूनिट लेंथ रहेगा तो L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और लेंथ दिया रहेगा तो L यूज़ कर लेंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी गिवन है 8, I2 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, A की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10 टू द पावर -2 और L की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10 टू द पावर -2। बस पुट करना है वैल्यू, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 10 × 10 टू द पावर -7 I1 8 I2 5 अपॉन A 4 × 10 टू द पावर -2 × 2 का 2 L की वैल्यू 10 × 10 टू द पावर -2। ये 2 बार में कट गया तो हो जाएगा कितना 2 × 2 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 समथिंग आएगा, 2 × 2 हो गया 4, 4 5 से 20, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 × 10 टू द पावर -5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4.8 देखते हैं क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4.8 में बोलता है कि क्लोजली वाउंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच है। डायमीटर दिया हुआ है सोलेनॉइड का 1.8 सेंटीमीटर, करंट दिया है 8.0 एम्पियर और बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड B = होता है μ0 Ni। ठीक है, μ0 Ni और इस n को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, इसकी वजह से निकाल सकते हैं μ0 कैपिटल Ni/L। अब यहाँ पर μ0 की वैल्यू कितनी होगी, μ0 होगा 4π × 10 टू द पावर -7। n दिया हुआ है, n दिया है कितना 400 × 5 कितना हो जाएगा 2000। L की वैल्यू लेंथ कितनी दी हुई है, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर मतलब 80 × 10 टू द पावर -2। डायमीटर D की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1.8 सेंटीमीटर मतलब 0.018 इंटू कितना मीटर में कन्वर्ट करते डायरेक्टली। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड P होता है μ0 Ni/L। पुट कर देते हैं तो 4π × 10 टू द पावर -7 × 2000 × 8/0.8। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.512 × 10 टू द पावर -2 टेस्ला। यही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.9। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स कैरीज ऑफ करंट 2 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेकिंग 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4.9 में पूछा है टॉर्क के बारे में बताइए कितना होगा। तो जो टॉर्क के लिए कंडीशन पता है हम लोग को कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड पे किसी स्क्वायर कॉइल को रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है NIBA sin थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है, उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो साइड दिया है, साइड की क्वेश्चन नंबर 4.9 में पहला दिया है साइड। तो साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, साइड दिया 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ये साइड हो गया तो ए स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब एरिया के बाद क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.80 टेस्ला। करंट आई की वैल्यू की बात करेंगे तो करंट आई कितना दिया हुआ है, 12 एम्पियर। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया हुआ है 20। ठीक है, तो एन हो गया, बी हो गया, आई हो गया। थीटा की वैल्यू देखते हैं। जो थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग के पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा। एन मतलब कितना हो गया 20, आई की वैल्यू कितनी हुई 12, बी की वैल्यू 0.8 और ए की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 टू द पावर -4 साइन 30। सिंप्लीफाई करने पे आंसर, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी हम लोग के पास। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, इसे कट गया 10 हो गया। 12 इंटू 8 करना है बस। ठीक है, तो आ जाएगा 96। फिर 10 के पावर को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4.10। क्वेश्चन नंबर 4.10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10 में क्या बोला है कि दो सोलेनोइड है अपने पास, दो गैल्वेनोमीटर है, R1 N1 A1 B1 दिया है, R2 N2 A2 B2 दिया हुआ है और बोला है कि इन दोनों का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल करके बताइए। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है IS इक्वल्स टू NBA अपॉन K। इस हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट वाले का करंट सेंसिटिविटी IS1 अगर बोलता हूँ तो वो होगा N1 B1 A1 अपॉन K1 और सेकंड वाले का करंट सेंसिटिविटी IS2 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा N2 B2 A2 अपॉन K2। अब IS2 अपॉन IS1 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 इंटू K जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, सिंपली पुट कर देना है। N2 मतलब हो गया 42, B2 हो गया 0.5, A2 हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई N1 30 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 0.25। सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, कैंसिलेशन कर देंगे पूरा, तो कैंसिलेशन करने के बाद आएगा 1.4। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है NBA अपॉन KR। तो 1 वाले के लिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 और VS2 क्या निकलेगा N2 B2 K2 A2 अपॉन K2 R2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो VS2 अपॉन VS1 जो निकलेगा, दोनों को डिवाइड करना तो N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 और ये हो जाएगा R1 बाई R2, उल्टा हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू निकाल चुके 1.4, R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 दिया है 10 और R2 दिया हुआ है 14। ठीक है, इसको सिंपलीफाई बस सिंपली काट देना। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, 14 14 1:1 हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जितना वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले था उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी रहा। हम लोग क्या देखते हैं इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि करंट सेंसिटिविटी तो बदल सकती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.11। बोला इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4.11, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है 6.5 गॉस इक्वल्स टू हो जाएगा 1 गॉस की वैल्यू दी 10 टू द पावर -4 टेस्ला, तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इफ मेंटेन इलेक्ट्रॉन शॉट इन द फील्ड, स्पीड दी हुई है
v की वैल्यू दी हुई है, v हो गया 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक्स थीटा की नॉर्मल दिया था, थीटा इज इक्वल हो गया 90 डिग्री। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है तो हम लोग के पास कंडीशन होता है कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है वेलोसिटी के। इसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, साइन 90 हो गया। अब ये एक v से एक v कट जाएगा तो r की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, r निकलेगा mv/bq। मास दिया है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है, उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁶, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस तो r की वैल्यू निकल जाएगी, सिंप्लीफाई करना है, r की वैल्यू निकलेगी 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12। क्वेश्चन नंबर 4.12 में क्या बोलता है कि ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पर डज आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, सेम क्वेश्चन पे पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल जाएगा हम लोग के पास BE/2πm। मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2 की 2 वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल जाएगी 18 मेगाहर्ट्ज़ एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। स्पीड इस फॉर्मूले में देखिए कहीं पर भी स्पीड आ ही नहीं रहा, सीधा फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.13, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला है सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स and radius 80 cm carrying current 6 ampere suspended vertically uniform horizontal magnetic field 1 Tesla field lines make 60 degree with the normal of the circle. Calculate magnitude of counter torque that must be applied to prevent coil from turning. कितना टॉर्क लगाएंगे ताकि वो टर्न ना हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIBA साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू दी हुई 30, फिर रेडियस दिया हो तो उससे एरिया निकाल सकते हैं। r की वैल्यू दी हुई है 8, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। करंट की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है 6 एम्पियर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 1 टेस्ला, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस हिसाब से उसको पुट करनी है वैल्यू तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 और साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 पुट कर √3/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको ये अगर 3.133 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क निकल जाएगा। फिर बोला है वुड द आंसर चेंजेस द सर्कुलर कॉइल वे रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप इंक्लोजिंग द सेम एरिया इन द पर्टिकुलर। मतलब शेप को चेंज करने पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, तो फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि डिपेंड ही नहीं करता है शेप पे, चाहे वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कोई भी शेप हो, अगर एरिया सेम है तो टॉर्क की वैल्यू सेम होगी। तो आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये NCERT क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 4 के। थैंक यू।